हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। गाइस, पिछले 2 दिनों से कोई भी वीडियो या कोई भी क्लासेस हमारी नहीं आ रही थी, क्योंकि एक्चुअली मेरी 2 दिनों से तबीयत काफी खराब है, जिस कारण मैं कोई भी वीडियो नहीं कर पाया। खैर, कल मैं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर दिखाने के बाद मैं दवा लिया। दवा को लेने के बाद मैं अभी ठीक हूँ, इसीलिए अभी मैं आप सभी के लिए वीडियो कर पा रहा हूँ। तो आप लोग परेशान ना हो। मैं अगर पूरी तरह से ठीक हो जाता हूँ तो वीडियो हमारी रेगुलर मंडे से रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि कल यानी संडे को दोपहर 3 बजे मैं आप सभी का क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ जो मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, उन दोनों चैप्टर का टेस्ट, पहला चैप्टर का टेस्ट मैं ले चुका हूं, लेकिन मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर फिर से मिक्स करके संडे को कल दोपहर 3 बजे टेस्ट लूंगा। आप सभी लोग रेडी रहिएगा। मैं आप सभी लोग को टेलीग्राम पे बता चुका हूं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बता दिया। अगर जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जल्दी से वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर जो बच्चे नहीं जानते कैसे ज्वाइन करना है, तो मैं टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है उसका वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख के सीख पाएंगे कि कैसे चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अब शुरू करते हैं। आप लोग गाइस टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि पहला जो मैथ का पहला चैप्टर का टेस्ट लिया था उसमें बहुत कम बच्चे टेस्ट दिए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार टेस्ट में अच्छे बच्चे होंगे। टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से आपकी कमजोरियां पता चलती है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो या तेज हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको टेस्ट देना है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहिए। अगर आप टेस्ट देते हैं, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आता है, तो आपकी कमजोरियां पता चलती है कि हाँ मेरी ये गलतियां हैं, मैंने यहाँ गलती किया। तो अभी एग्जाम में 5-6 मंथ टाइम है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप उस गलतियों से सीख के आप उसे ठीक कर पाएंगे। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपकी गलतियां पता नहीं चलेगी, फिर आप उस गलती को सुधार नहीं पाएंगे, फिर बोर्ड एग्जाम में वही गलती आपसे होगी। इसलिए आप लोग सभी टेस्ट दीजिए। नंबर कम आए उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आप मेहनत कीजिए, नंबर जरूर आएगा। और आप मेरे पूरे वीडियो देखते होंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, आप सभी टेस्ट में 100 में 100 मार्क्स लाएंगे। जितना नंबर का मैं टेस्ट लेता हूं, पूरा का पूरा नंबर आप लोग टेस्ट में भी लाएंगे। और आने वाले बोर्ड एग्जाम में मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक नंबर भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो आपसे नहीं बने। ठीक है, चलिए आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग पिछले 3 क्लास कर चुके हैं। अब ये हमारी 2 चर वाले रैखिक समीकरण की ये जो चैप्टर नंबर 3 है, ये हमारी चौथी क्लास है। क्लास को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? ग्राफीय विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल किया जाता है, ये मैंने आप सभी को बताया था और सिखाया था। उस पे ढेर सारे मैं पॉइंट बना के जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थी आपको मैं बताया। आज हम लोग उसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। और ये मैं बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे यहाँ से आते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 2020 में फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में 4-4, 5-5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में यहीं से पूछे हैं डायरेक्ट। अगर आप उन पिछले क्लास को जो मैं सिखाया, ग्राफिक विधि, ग्राफिक मेथड जो मैं आपको बताया था कि एक हल होने का शर्त, 2 अनेक हल होने का शर्त और कोई भी हल नहीं होने का शर्त, अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो मैं आज जो प्रश्न करवाऊंगा आप अच्छे से सीख जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आप इस चैप्टर के सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं कि मैं 3 कंडीशन बताया था। 3 कंडीशन क्या बताया था? ग्राफीय विधि में 3 कंडीशन बताया था। पहला क्या बताया था कि केवल एक हल होने के लिए, एक हल होने के लिए क्या बताया था कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2। अगर ऐसा कंडीशन होता है कि पहला और दूसरा का मान बराबर नहीं होगा, तो इस समीकरण का केवल एक हल होगा। और हल होगा तो ये आपका क्या होगा? संगत होगा। और उसके बाद ये आपका अविरोधी होगा।
ये 3 पॉइंट हो गया और इसका ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। ये 4 पॉइंट मैं आपको हर एक में लिखा चुका हूं। ठीक है, दूसरा मैं आपको क्या बताया था, दूसरा मैं आपको सिखाया था क्या कि a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 और बराबर होगा c1 बट्टा c2। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर तीनों का तीनों मान बराबर हो जाए तो इस समीकरण के अनेक हल होते हैं, यानी अनगिनत हल होते हैं। इसका ग्राफ समानुपाती होता है और ये भी आपको संगत और अविरोधी होता है। मैं आपको बता चुका हूं पिछले क्लास में। और तीसरा मैं बताया था कि कोई भी हल नहीं होने का शर्त, तो ये आपका a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2। इस कंडीशन में आपको मैं सिखाया, इस अगर ऐसा आ जाए पहला दूसरा बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो यहां से किसी भी समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा और इसका ग्राफ जो होगा समांतर होगा और इसके कोई हल नहीं होंगे, ये असंगत होगा और विरोधी होगा। ये 4 पॉइंट मैं आपको बताया, रिवीजन कर लीजिएगा। आज मैं इस पे प्रश्न करवाने वाला हूं तो आप उम्मीद है मुझे कि आप अच्छे से इसे सीख जाएंगे। ठीक है, आप इसे रिवीजन कर लीजिए। अब मैं इस पे क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एनसीईआरटी का प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज 3.2 में लिखा हूं। अब आप कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि सर 3.1 यानी प्रश्नावली 3.1 क्यों नहीं करवाएं। तो ये मेरे हाथ में एनसीईआरटी बुक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपका एनसीईआरटी का बुक है। ये प्रश्नावली 3.1 है। इसमें 3 प्रश्न दिए गए, 1, 2 और 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये तीनों का तीनों प्रश्न जो है भाषा पे आधारित है। पहला प्रश्न दिया गया कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, और ये मैं आपको आगे सॉल्व करवाऊंगा। दूसरा ये सब इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है और ये सारे प्रश्न जैसे मैं एक पढ़ के सुना देता हूं कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब क्या कहता है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब क्या बोला है इस प्रश्न में, इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये 3 के 3 प्रश्न को आपको बीजीय गणितीय विधि के द्वारा भी बनाना है और ग्राफीय विधि से भी बनाना है। गाइस यहां से प्रश्न कभी भी आज तक 10 साल में, जब से 2009 में सिलेबस चेंज हुआ तब से अभी तक यहां से प्रश्न नहीं आए हैं, एक भी प्रश्न। फिर भी मैं ये प्रश्न आपको बता दूंगा। 3 प्रश्न है, 1, 2, 3, तीनों भाषा वाला प्रश्न है। अगर अभी मैं बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे क्योंकि मैं भाषा वाला प्रश्न आपको अभी तक नहीं करवाया। भाषा वाला प्रश्न मैं पहले छोटा भाषा वाला प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा, फिर आपको बड़ा भाषा वाला प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, तब आप समझ पाएंगे। ये 3 प्रश्न है और 3 प्रश्न जो है आपको ग्राफीय विधि से भी बनाना और इसको भी किसी समीकरण किसी विधि से हल करके, या आप प्रतिस्थापन विधि से, या आप इसे लुप्तीकरण विधि से हल करके बना सकते हैं। एक्स वाई का मान निकालना है। गाइस मैं बता दूं आपको एक बात और कि ग्राफ जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ग्राफ जब भी आते हैं तो भाषा नहीं रहता है, बस 2 इक्वेशन रहता है। कहता है इसे ग्राफीय विधि या ज्यामितीय विधि या आलेखीय विधि द्वारा व्यक्त कीजिए। तो बस ऐसा ही ग्राफ आता है और ये सब नहीं आता है। आपको एनसीईआरटी सिलेबस में दिया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ते तो सब कोई है लेकिन वो ऐसा पढ़े जो डायरेक्ट एग्जाम में आए, वो बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। और मैं वही आपको पढ़ाऊंगा जो पढ़ाऊंगा और डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे या पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 का 3 प्रश्न मैं आपको आगे करवा दूंगा। आप परेशान ना हो, मैं आपको ये प्रश्न करवा दूंगा। ठीक है, अभी मैं बता भी दूं तो आप अगर अच्छे से आप समझ नहीं पाएंगे तो 3.1 हम लोग छोड़ देते हैं यहां से। अभी मैं इसको बाद में कंप्लीट करूंगा। अब बात करते हैं 3.2 की। ये एक्सरसाइज 3.2 है। आप यहां से ये प्रश्न है, पहला ऊपर में देख लीजिए कि पहला जो है, पहला 2 प्रश्न ये भी भाषा पे आधारित प्रश्न है। भाषा पे आधारित क्या है 3.2 में पढ़ के सुना देता हूं कि निम्नलिखित समस्याओं में
रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब इन प्रश्नों को भी ग्राफीय विधि से बनाना है। तो इन दो प्रश्नों को भी मैं छोड़ देता हूं अभी, लेकिन इस प्रश्न को अभी ही मैं बताऊंगा। लेकिन पहले जो हम लोग कल पिछले क्लास में मैं जो सीखा था, एक हल, अनेक हल और कोई हल नहीं होने के लिए, पहले उन सारे क्वेश्चन को करके समझ लेते हैं, फिर हम ये दो भाषा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये खाली कि ये आपको ग्राफ से पूछा नहीं जाएगा, कभी नहीं पूछ सकता है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन ये 2018 में दो प्रश्न है, एक प्रश्न 2018 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा है और एक प्रश्न 2018 के सेकंड सिटिंग में पूछा है, और सिर्फ एक्स वाई का मान निकालने के लिए बोला गया था, 2 नंबर में दिया था। ठीक है, तो ये प्रश्न मैं आपको अभी आगे करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको प्रश्न नंबर 2 ये करवा रहा हूं, 2, 3, 4 मैं आपको करवा देता हूं, फिर भाषा वाला प्रश्न करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो एक्सरसाइज 3.2 में आप देख रहे होंगे 3.2 का है क्वेश्चन नंबर 2। एक मैं बता दिया कि भाषा वाला प्रश्न है, मैं आगे करवाऊंगा। दो नंबर में प्रश्न क्या दिया हुआ है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करिए। तुलना करने का मतलब क्या होता है ना, एक विधि था ना अनुपात निर्णय विधि, एक तुलनात्मक विधि। तुलना करना, किसी से तुलना करना, तो तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिएगा, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है, या समपाती है। आपसे हमेशा बोर्ड एग्जाम में 3 बातें पूछा जाता है, पूछते हैं क्या, कोई भी समीकरण 2 दे देगा, इस बार भी ऑब्जेक्टिव में आया मैं प्रश्न आपको दूंगा, आप खुद करेंगे। कैसे प्रश्न आते हैं कि आपको समीकरण दे दिया और ऑप्शन में दिया कि इसके ग्राफ कैसे होंगे। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, समपाती होगा या समांतर होगा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए, पहला। दूसरा आपसे पूछेगा कि ये इक्वेशन दे देगा, आप सॉल्व कीजिएगा, पूछेगा इसमें इस समीकरण के एक हल होंगे, अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, और इस चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं। तो 2 टाइप के प्रश्न 2020 में भी और 2019 में भी देखा गया है, और यहां से 2020 में भी ये प्रश्न आए हैं। ये प्रश्न इसी टाइप का समीकरण बदला हुआ है और पूछा है कि इसके ग्राफ कैसे होंगे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको प्रत्येक के लिए बताया कि जब एक हल होगा तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, जब अनेक हल होगा तो ग्राफ समपाती होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। मैं 4 पॉइंट आपको एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करवा के बताया था। अगर आप ध्यान में नहीं आ रहा है, अगर आप तो पीछे जाके कॉपी अगर नोट्स की हैं या वीडियो में आप जाके पीछे देख लीजिए। ठीक है, अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आने वाली, इसलिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले वाला क्लास का, तो वो क्लास देख के तभी आप ये क्लास देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें ग्राफ पूछा गया, मतलब समीकरण को सॉल्व करेंगे। समीकरण को सॉल्व करने के बाद हम लोग बताएंगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समपाती होगा, समांतर होगा। ऐसे ही प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। पहला बात तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या होगा, समीकरण ऐसे ही आपको देगा, पूछेगा कि इसके एक हल होंगे, अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होंगे। ये बोर्ड का पूछने का तरीका, लेकिन एनसीईआरटी में आपको ये दिया है। और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो इसी टाइप के प्रश्न, लेकिन वहां पे पूछ दिया क्या कि संगत होगा या असंगत होगा। संगत मैं आपको बता चुका हूं, जिसका हल होगा वो संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा वो असंगत होगा। तो पहले ये प्रश्न को करते हैं। चलिए, अच्छे से सीखेगा, बिल्कुल आसानी से मैं सिखाऊंगा, और इससे शानदार कंसेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, किसी ट्यूशन, किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आप आसानी से सीखिए। मैं कोशिश करता हूं कि एकदम सरल और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं कि ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। चलिए, इस प्रश्न को करते हैं। अनुपात का तुलना करना, a1/a2, b1/b2, c1/c2 का पहले हम लोग मान निकालेंगे। मान निकालने के बाद हम लोग को पता नहीं है कि इसका एक हल होगा, अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, या ग्राफ कैसा होगा, कुछ नहीं जानते हैं। तो पहले इसको हम लोग हल करेंगे, तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद इसे ज्ञात करेंगे कि इसके हल क्या होंगे या इसका ग्राफ कैसा होगा। चलिए, सीखिएगा ध्यान से। चलिए, यहां से देखिएगा, आप जानते हैं कि इसके आगे a1 होता है, यहाँ b1 होता है, यहाँ c1, फिर इसमें a2, b2, c2। तो हम लोग मान निकाल लेते हैं। पहले बोलिएगा तो a1 डायरेक्ट हम लोग एक ही साथ मान निकालते, ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते a1/a2 का मान हम लोग निकालते हैं आराम से। यहाँ पे a1 का मान कितना देखिएगा तो 5 है ना,
a2 का मान कितना है देखिएगा 7 है ना, तो a1 बटा a2 का मान 5/7 आ गया। चलिए अब हम लोग अगला स्टेप b1 बटा b2 का मान निकाल लेते हैं। किसका? b1 बटा b2 का मान देखिएगा ना, तो b1 का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ से b1 होता है और दूसरे वाले इक्वेशन में b2 हो जाए, तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो b2 का मान हम लोग सॉरी b1 का मान क्या देंगे, माइनस में है तो माइनस दिखना पड़ेगा, माइनस में 4, और b2 का मान क्या दिख रहा है, y के आगे 6 है, यानी यहाँ पे प्लस में है तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी 6। अब ये कटेगा ना, काट दीजिए, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी -2/3 आ गया। चलिए अब हम लोग तीसरा भी निकाल लेते हैं, C1 बटा C2। C1 बटा C2 निकाल लीजिए, C1 का मान कितना, प्लस में 8 है, C1 का मान प्लस में 8 है तो आप यहाँ 8 लिख दीजिए, और C2 का मान क्या है यहाँ पे प्लस में सॉरी माइनस है, -9, तो -9 लिख दीजिए। ये आपका कटने वाला नहीं है, आप इसे काट नहीं सकते हैं। चलिए अब आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, कि A1 बटा A2 का मान है, B1 बटा B2 का मान है, C1 बटा C2 का मान है, तो क्या कोई बराबर लग रहा है, क्या कोई बराबर लग रहा है? चलिए मैं आप इसे दिखाता हूं। अब आप इसे यहां से लिख सकते हैं, देखिएगा A1 बटा A2, अच्छा एक मिनट पहले आप इसका मान लिख लीजिएगा, मान लिख लीजिए A1 बटा A2 का मान 5/7, B1 बटा B2 का मान -2/3 और C1 बटा C2 का मान 8/3। तो मान लिख लीजिएगा 5/7 है, ठीक है। अब हम लोग B1 बटा B2 पहले लिख लेते हैं, देखिएगा -2/3 है, और फिर C1 बटा C2 यानी 8/9 है। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग इसमें रिलेशन देंगे, पहला दूसरा क्या बराबर है, पहला और दूसरा क्या बराबर है, बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं की साइन दीजिए। यहां पे हम लोग इस लिख देंगे, इसलिए A1 बटा A2 का मान है और B1 बटा B2 का मान है, C1 बटा C2 का मान है। हम लोग अभी रिलेशन नहीं दिखाए, मतलब बराबर है या बराबर नहीं है, अब दिखा रहे हैं। तो पहला 5/7 है, दूसरा -2/3 है, बराबर तो नहीं है। अरे ये 5/7 है, -2/3 है, बराबर नहीं है। ये 5/7, ये भी 5/7, तो बराबर होता नहीं, तो बराबर नहीं है। चलिए अब इसको देख लीजिए, क्या ये दोनों बराबर, ये -2/3 और ये 8/9 है, तो ये भी आपका बराबर नहीं है। तो कंडीशन देखिएगा आपको क्या निकल के आया, कि तीनों का तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों का तीनों आपका आपस में बराबर नहीं है। तो मैं आपको एक कंडीशन लिखाया था, बोलिएगा सर तो आप तीनों बराबर नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको ये बताया था कि पहला क्या बताया था कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2, दूसरा बताया था कि तीनों बराबर होगा, और तीसरा क्या बताया था, एक मैं बताया था A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 और बराबर नहीं होगा C1 बटा C2, ये तीसरा बात। तो आप इसमें से देखिएगा, ये वाला तो दूसरा वाला तो लागू होगा ही नहीं, क्योंकि तीनों बराबर नहीं, ये तीनों बराबर होना चाहिए, और ये तीनों बराबर होता है तो अनेक हल होता है, और इसका ग्राफ क्या अनेक हल होगा, तो इसका ग्राफ क्या होगा, समपाती होगा। दूसरा वाला लागू हो रहा है क्या, दूसरा वाला देखिए ना, पहला दूसरा बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं, पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, ऐसा क्या, पहला दूसरा ये तो बराबर ही नहीं है, तो आपका ये भी लागू नहीं करेगा। तो आपको क्या लागू करेगा, ये वाला पहला, क्यों, क्योंकि पहला दूसरा बराबर नहीं। आप बोलेगा सर इसमें तीसरा तो नहीं दिए हैं, अगर हम लोग तीसरा इसमें ऐड भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन के ऊपर देखा जाता है कि पहला बस आपको क्या ख्याल रखना है कि पहला दूसरा बराबर नहीं है। हाँ, पहला दूसरा बराबर नहीं है तो एक हल होगा, लिख लीजिए, पहला दूसरा बराबर नहीं है तो एक हल होगा, चाहे तीसरा बराबर हो या ना हो, बस पहला दूसरा बराबर नहीं है तो एक हल होगा, तीसरा से कोई मतलब नहीं, तीसरा चाहे बराबर भी हो जाए या बराबर नहीं होगी। अगर बराबर हो जाता तो क्या इसका ये वाला होता है क्या, नहीं ना होता, क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट वाला बराबर नहीं होता है। देखिए ना, पहला दूसरा बराबर, बस कोई हल वाला में क्या है कि पहला दूसरा बराबर होगा, पहला दूसरा बराबर होगा, और इसमें एक हल वाला में पहला दूसरा बराबर नहीं होगा, बस आपको यही सीखना है। और दूसरा वाला तो छोड़ दीजिए, तीनों का तीनों बराबर होगा। तो पहला दूसरा
बराबर नहीं है तो एक हल होगा, अगर पहला दूसरा बराबर होता तो कोई हल नहीं होता। फिर तीसरे के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अभी हम लोग तीसरे के बारे में नहीं सोच सकते हैं, बस पहला दूसरा बराबर होगा तो एक हल होगा, पहला दूसरा बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा, और तीनों बराबर होगा तो अनेक हल होगा, ठीक है, समझ गया होंगे। चलिए इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं, यहाँ यहीं पे लिखना है आपको, इसलिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। आप ये लिख सकते हैं, आप चाहे तो तीसरा c1 बटा c2 भी आप लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया जब आपका ये कंडीशन, हम लोग ये इक्वेशन दिया हुआ था, नहीं जानते थे क्या होगा, इक्वेशन को सॉल्व किए, ये आया, मतलब ये आप लिखना चाहे तो इसे भी लिख लीजिए, बराबर नहीं है c1 बटा c2। खैर इस लास्ट वाला से कोई मतलब नहीं, पहला दूसरा को ही देखना, पहला दूसरा बराबर तो एक हल, अब पहला दूसरा बराबर नहीं, सॉरी पहला दूसरा बराबर नहीं होगा तो एक हल, और पहला दूसरा अगर बराबर हो गया तो कोई हल नहीं, बस इतना ख्याल रखना है। चलिए तो ये हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं, अगर ऐसा होगा, अरे a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, मैं लिखाया हूं, कॉपी पे जाके देख लीजिए, अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो में जाके देख लीजिए कि पहला a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, तो इस समीकरण के कितने हल होंगे, इस समीकरण के आप लिख लीजिए यहां, अतः इस समीकरण युग्म के केवल, यहां लिख लीजिए, एक हल होंगे, एक हल होंगे, अतः इस समीकरण युग्म के केवल एक हल होंगे, केवल या एक हल होंगे या केवल एक हल होंगे। पहला बात इसका एक हल होगा, दूसरा बात कि इसका ग्राफ कैसा होगा, जब एक हल होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ लिख सकते हैं, अतः ऐसे लिख देता था इसका ग्राफ, अतः इस समीकरण युग्म का ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी होगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। आपसे जो प्रश्न में पूछा जाए आप हमेशा वही काम कीजिएगा। प्रश्न में आपसे पूछा है कि आप तुलना कीजिए, बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा, समांतर होगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया कि अगर ऐसा आ गया तो इसका एक हल होगा, अगर इसमें पूछता कि इसके कितने हल होते तो आप डायरेक्ट बोलते कि इसके एक हल होंगे, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछ दिया कि इसका ग्राफ कैसा होगा तो डायरेक्ट बोलेगा इसका ग्राफ, अतः इस समीकरण युग्म का ग्राफ प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद होगा, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछता ये संगत होगा या असंगत तो आप डायरेक्ट बोलते एक हल हो रहा है ना, अरे एक हल होगा तो संगत होगा। अगर आपसे पूछता ये विरोधी होगा अविरोधी तो आप डायरेक्ट बोलते ये अविरोधी होगा, क्योंकि इसका एक हल हो रहा है, ये विरोध नहीं करेगा। जिसका हल नहीं होता है वो विरोध करता है, जिसका हल नहीं होता है वो असंगत होता है। तो वो दोनों बात आपसे एग्जाम में पूछते हैं, असंगत असंगत पूछ सकता है लेकिन विरोधी अविरोधी कभी नहीं पूछा है, और आपको ग्राफ के बारे में और हल के बारे में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये एनसीईआरटी का अभी हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का 2 नंबर का पहला प्रश्न किए थे। अब ये 2 नंबर का दूसरा प्रश्न और 2 नंबर का तीसरा प्रश्न है, 3 ही प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो अब हम लोग, अगर आप नहीं समझ पाए तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में फिर से मैं आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। चलिए तो यहाँ से भी आपको दिया हुआ ग्राफ के बारे, यानी यही आपको ग्राफ पूछा है तो अब डायरेक्ट आप, वैसे आप जानकारी के लिए हल और ग्राफ दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है, दोनों, इसके कितने हल होंगे और इसके ग्राफ कितने होंगे। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे, आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए समीकरण कुछ भी देके पूछ सकता है, आप इसे अगर हल कीजिएगा, तुलना कीजिए, a1 बटा a2 का पहले मान निकालिए, a1 बटा a2 का मान देखेगा। जिन बच्चों को a1 बटा a2 ये मान निकालने में प्रॉब्लम है तो सीख लीजिए अच्छे से। इसके आगे मैं आपको बता चुका हूं कि इसका जो क्या होता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x प्लस b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे एक पहले वाले समीकरण में देखेंगे, दो समीकरण होता है हमेशा, तो पहले वाले समीकरण में देखेंगे x के आगे a1, y के आगे b1 और यहाँ जो रहेगा c1। फिर दूसरे वाले समीकरण में x के आगे a2, y के आगे b2 और यहाँ पे c2। यही से तुलना करके हम लोग निकालते हैं। तो ये आपका a1 हो गया, ये आपका b1 हो गया, ये आपका c1 हो गया। दूसरे वाले में a2, b2, c2, यहाँ से आसानी से मान हम लोग तुलना करके निकालते हैं। चलिए यहां से हम लोग मान निकाल लिए, कितना मान आया, चलिए 9। देखिए a1 बटा a2 का मान निकाल रहे हैं, तो a1 का मान कितना 9, a2 का मान कितना 18, 9 बटा 18 कटेगा ना, काट लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कितना आ गया 1 बटा 2। अब हम लोग b1 बटा b2 निकाले, b1 बटा b2, b1 का मान कितना 3, b2 का मान कितना 6, ये भी कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1 बटा 2। चलिए अब हम लोग c1 बटा c2 का मान निकालते हैं। c1 बटा c2 का मान, c1 का मान देखिएगा कितना यहाँ पे 12, c2 का मान कितना यहाँ पे 24। अब काटिए इसको, ये भी कटेगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी कितना है 1 बटा 2। आपको दिखने से ही लग रहा होगा क्या कि तीनों का तीनों मान बराबर है। a1 बटा a2 का मान भी 1/2, b1 बटा b2 का मान भी 1/2 और c1 बटा c2 का मान भी 1/2। तो आप यहां से लिख सकते हैं क्या कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी तीनों का तीनों मान बराबर है। तो आप क्या बोलेंगे, अतः a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2। ये आपका निष्कर्ष निकला। ये तीनों का मान निकाले आसानी से, तीनों का मान निकाल के यहाँ देख लीजिए तीनों बराबर है, तो आपका यहाँ पे लिख दीजिए तीनों का तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर होगा, अब इसमें पूछा जाए कि अब इसमें आपसे पूछ दे कि कितने हल होंगे। ये क्वेश्चन दिया आपसे, अब आप सॉल्व करके ये लाए, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि कितने हल होंगे, तो तीनों बराबर होता है तो कितने हल होता है, अनेक हल होता है। अनेक या अनगिनत हल कहते हैं इसे। और इसका ग्राफ पूछा जाए, ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ जो होगा आपका समपाती होगा। तो ग्राफ के बारे में पूछा है तो आप बोल दीजिएगा, अतः इस समीकरण युग्म का ग्राफ समपाती होगा। ये आपका आंसर हो गया। हल के बारे में पूछता तो आप बोलते हैं इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, आराम से इसे लिख सकते हैं। आई होप अब आप इसे समझ पा रहे होंगे या समझ में आपको आ रहा होगा। अभी भी डाउट है तो हम लोग ये तीसरा प्रश्न करके इसमें हम लोग सीख लेंगे। चलिए ये तीसरा प्रश्न हम लोग करते हैं, ये आप राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग प्रश्न 3 कर रहे हैं। 3 में क्या दिया हुआ है आपको, यही से हम लोग सॉल्व करते हैं। मान निकालिए, इसमें भी a1 बटा a2 का मान यहीं से हम लोग निकालते हैं। a1 बटा a2 का मान निकाल लीजिए। a1 का मान देखिए कितना 6 है, a1 तो a2, पहले वाले में a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो यहाँ a1 का मान 6, तो a2 का मान कितना 2। देखिए काटिए, कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसका आंसर आया 3। 3 बटा 1 लिखेंगे तो 1 नीचे में रहता है, इसका मतलब कुछ नहीं। ठीक है, b1 बटा b2 निकालिए। b1 बटा b2, तो b1 का मान देखिए कितना है -3 है। अगर प्लस में रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और यहाँ पे देखिएगा b2 का मान, y के आगे कुछ नहीं है, y के आगे कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है, यहाँ पे माइनस है, यानी आपका माइनस में क्या आ जाएगा 1। तो ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, कट गया। इसका 3 बटा 1 का मतलब क्या 3 आया। और यहाँ से देख लीजिए c1 बटा c2 का मान, c1 का मान 10, c2 का मान 9। ये कटेगा नहीं, 10 और 9 है, अलग अलग है, कटेगा नहीं। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा a1 बटा a2 का मान 3, b1 बटा b2 का मान 3, यानी पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा आपका बराबर नहीं है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 3 बराबर 3 और बराबर नहीं है 10 बटा 9, ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1 और बराबर नहीं आपका 3/1। अगर ऐसा आ जाए कि पहला दूसरा बराबर है
पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं, तो आप समझ गए होंगे ये वाला कंडीशन है क्या कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 अब बराबर नहीं है c1 बटा c2। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, मैं आपको बताया कि पहला दूसरा अगर बराबर नहीं होगा तो एक हल, अगर बराबर होगा तो कोई हल नहीं। तो आप इसे हल के बारे में पूछेगा तो क्या बोलिएगा, अतः इस समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। लेकिन ग्राफ पूछा है तो जब इसका कोई भी हल नहीं होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा उसका ग्राफ क्या होगा, उसका ग्राफ समांतर होगा। तो आप लिख सकते हैं अतः इस समीकरण युग्म का ग्राफ समांतर होगा। ये आपका आंसर हो गया। आई होप अब आप इसे सीख गए होंगे। ये आपके, और मैं बता दूं आपको 2020 में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, ऐसे ही प्रश्न इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन दिया और बोला कि निम्नलिखित में से इसके ग्राफ होंगे। ग्राफ होंगे, तीन ऑप्शन था, समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी। आप इसे हल करते तो आपका यही आता है कि इसका ग्राफ समांतर होता। ठीक है, पहले आप हल करेंगे तो पता पहले ये करेंगे कि इसका हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, एक हल होगा क्या अनेक हल होगा क्या कोई हल नहीं होगा, तभी आप अनुमान लगाइएगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा। एक हल होगा तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, अनेक हल होगा तो ग्राफ संपाती होगा और कोई हल नहीं होगा तो ग्राफ समांतर होगा। संगत असंगत भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई हल नहीं होगा तो असंगत, अगर हल होगा तो संगत, मतलब एक हल हो या अनेक हल हो तो संगत होगा और कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। ठीक है, चलिए आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। दो नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर चुके, 2 में 3 प्रश्न थे। मैं आपको सिखा दिया कि वहां से आपको प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इंपॉर्टेंट है, आप उसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइप, यहां से जो प्रश्न मैं अभी आपको सिखाया वही प्रश्न है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, संगत असंगत के बारे में पूछा है, जो कि आप आसानी से इसे बता सकते हैं। गाइस, एक टाइप के प्रश्न में 4 बात पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दिया कि पहला कोई भी समीकरण आपको देगा तो पूछेगा क्या, इसके कितने हल होंगे या इसके हल होंगे या नहीं होंगे। हल के बारे में पूछ सकता है, एक हल होगा, अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। पहला बात इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। दूसरा, इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा या समांतर होगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों 2019-2020 में पूछा गया। मैं प्रश्न आपको देके करवाऊंगा। ठीक है, और तीसरा आपसे ये पूछ सकता है, यही समीकरण, ऐसा ही समीकरण आपको देके पूछ सकता है कि ये ये समीकरण युग्म जो है संगत है या असंगत, संगत या असंगत। ऐसा प्रश्न आपको 2 नंबर में भी पहले 2018 और 17, 19 में भी पूछा गया था। समीकरण दे दिया, बोला ज्ञात कीजिए यह समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो आप हल करके बता सकते हैं संगत है असंगत। ठीक है, आपके 2 नंबर में मैं जो भी प्रश्न बताया आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मैं सिखाया वैसे आप बना लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो भी आप ऑब्जेक्टिव का भी जवाब ऐसे ही आप जवाब दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। अभी तक आप पढ़ रहे थे, ये जो आप जो बराबर के इस साइड है, ये आपको इस साइड रहता था और इस साइड 0 रहता था, और तभी ये आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बनता है। तो हम लोग कोई बात नहीं, इसको उठा के इस साइड कर लेंगे। चलिए पहले हम लोग इसे इस साइड कर लेते हैं। हल करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3x + 2y, 3x + 2y हो गया। और यहाँ पे 5 देखिए ना, यहाँ पे बराबर दिया हुआ है 5। अगर बराबर हटा देंगे, बराबर को इस पार इस नंबर को लाएंगे तो ये प्लस में अगर रहेगा ना, प्लस में रहेगा तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर यहाँ पे ऐसे दिया है, अगर -5, इसको बराबर के उस साइड करेंगे तो माइनस में रहेगा, तो उस साइड क्या होगा, प्लस में चला जाएगा। तो आप अच्छे समझ गए होंगे कि बराबर की उस साइड 5 है, प्लस में इस साइड लाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, बराबर 0। और यहां से इसमें भी कर लीजिए 2x - 3y, और ये प्लस में 7 इस साइड आ जाएगा तो -7।
मान निकालिए, तुलना कीजिए। क्या बोला कि अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। आसानी से आप बता सकते हैं, मैं आपको प्रश्न करवा कर दिखाता हूं। चलिए अब यहां से आप A1 बटा A2 का मान निकालिए। डायरेक्ट जैसे मैं पिछले प्रश्न को सॉल्व किया था वैसे इस प्रश्न को भी सॉल्व करूंगा। A1 का मान 3, A2 का मान 2, 3/2 आ गया। B1 का मान निकालिए, B1 बटा B2 का मान निकालिए। B1 का मान कितना 2, B2 का मान कितना है, यहाँ पे -3 है तो -3, 2 बटा -3 आ गया। ये देखिए दोनों अलग है, ये 3/2 है, ये 2/3, दोनों अलग आ गया। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं C1 बटा C2 का मान। माइनस में 5 C1 का है, C2 का मान -7, ये माइनस और माइनस कट गया, यानी 5/7 आ गया। अब हम मान देखिए, तीनों का मान अलग अलग है। तीनों का मान अलग कहने का मतलब क्या है, देख लीजिएगा, 3/2 और यहाँ पे 2/-3 और यहाँ पे 5/7। देखिए तीनों अलग अलग है, ये बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। कंडीशन आप देख लीजिए यहाँ से, 3/2 बराबर नहीं है 2/3, माइनस में 5/7, तीनों अलग अलग बराबर नहीं है, तीनों का मान अलग अलग है। जब ऐसा है तो आपको मैं क्या बोला था कि पहले कंडीशन में देखिएगा, पहला वाला कि पहला दूसरा बराबर नहीं है, पहला दूसरा बराबर नहीं है, इसका मतलब समीकरण का एक हल होगा। एक हल होगा, और एक हल हो या अनेक हल हो, वो जिसका हल होगा वो आपका संगत होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा वो असंगत होगा। जिसका एक हल हो या अनेक हल हो हमेशा संगत होगा। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, तो यहाँ पे आप पहले लिख दीजिए क्या, इसलिए A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। अगर आप यहाँ पे देना चाहें तो ये भी लिख दीजिए C1 बटा C2। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या बोला कि पहला और दूसरा बराबर नहीं होगा, तो एक हल होगा, पहला दूसरा अगर बराबर हो जाएगा तो कोई हल नहीं होगा, और तीनों अगर बराबर हो जाएगा तो अनेक हल होता है। चलिए आपसे पूछा गया है क्या होगा, संगत होगा असंगत, तो आप आसानी से लिख दीजिएगा, अतः इस समीकरण युग्म, इस समीकरण युग्म, अतः यह समीकरण युग्म, ऐसे लिख, अतः यह समीकरण युग्म संगत होगा, ऐसे लिख दीजिए। 2 नंबर में भी ये पहले 2017, 2018, 2019 3 बार ये ऐसे ही पूछा है। 2 नंबर में दिया कि संगत होगा असंगत। 2020 में ये प्रश्न नहीं दिए गए थे इसलिए मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था, लेकिन आप 2 नंबर में प्रश्न पूछेंगे तो आप ऐसे ही बनाइएगा, ये संगत है, संगत या असंगत ऐसे सॉल्व करके आप बता दीजिएगा। यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में बता दीजिएगा। पिछले वाले प्रश्न को भी मैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए बताया वो सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में आ सकते हैं। किसके ग्राफ प्रतिच्छेदी होंगे, समांतर होंगे, संपाती होंगे, आप 2 नंबर में बता दीजिएगा हल करके, जैसे मैं सिखाया, या हल के बारे में पूछे तो हल के बारे में भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही इस प्रश्न को भी बनाना है। मैं एक और प्रश्न आपको करवा के दिखाता हूं। चलिए ये प्रश्न को हम लोग यहीं से कर लेते हैं। ये प्रश्न क्या दिया हुआ है आपको, यहां से देख पा रहे होंगे कि ये आपका प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर है, 2 नंबर का। ठीक है, यहां से 2x - 3y, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा इसको पहले हम लोग इस साइड ले आएंगे, समीकरण को पहले यहाँ सीधा कर लीजिए। यहाँ 2x, यही चले हम लोग हल कर लेते हैं। 2x - 3y, और ये पर इस साइड 8 है तो इसको इस साइड लिएगा तो -8 = 0, और यहाँ पे इसको कीजिएगा 4x - 6y, और इस साइड माइनस में है तो इस साइड लिएगा आपको माइनस में नहीं। तुलना कीजिए, तुलना करते हैं। यहाँ से A1 बटा A2 का मान निकाल लीजिए, 2/4 काटिए, 2 × 2, 2 × 4 यानी 1/2 है। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। और A1 और A2, A1 का मान 2 और A2 का मान 4, A1 का मान 2, A2 का मान 4, A1 के सामने A1 और A2 के सामने A2 कट गया, 2 × 2, 2 × 4 यानी ऊपर 1 और नीचे 2। अब यहाँ से देखिएगा B1 बटा B2 निकालते हैं, -3 बटा -6, ये माइनस माइनस कट गया, 3 × 3 है, 3 × 6 यानी ये भी 1/2 आया। और यहाँ से निकालेगा C1 बटा C2 का मान,
यहाँ पे C1 का मान -8 और C2 का मान -9, ये माइनस माइनस कट गया, यानी आपका 8/9 आ गया। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि पहला दूसरा बराबर है, क्योंकि पहला का मान 1/2, दूसरा का मान 1/2 आया, लेकिन तीसरा का मान 8/9 आ गया, जो कि कटेगा नहीं। ऐसे लिख सकते हैं आप, इसलिए 1/2 बराबर है 1/2 और बराबर नहीं है 8/9। आप इसको क्या लिखेगा, अतः इक्वेशन में कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। यहां से देख पा रहे होंगे कि पहला दूसरा बराबर, तीसरा बराबर नहीं है। अभी मैं आपको फिर से बताया क्या कि पहला दूसरा अगर बराबर नहीं होगा बराबर तो एक हल होगा, अगर बराबर होगा पहला दूसरा तो कोई हल नहीं होगा। आप इस समीकरण को बोल दीजिएगा, अतः इस समीकरण, अगर हल के बारे में पूछे तो आप लिख सकते हैं अतः इस समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, और संगत असंगत के बारे में पूछेगा तो आप क्या बोलेगा, अतः यह समीकरण युग्म असंगत होगा। क्यों असंगत होगा, क्योंकि इसका एक भी हल नहीं होगा, और जिसका कोई हल नहीं होगा उसका समीकरण युग्म असंगत होगा। आई होप कि अब आप इसे समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ही, इसमें 6 प्रश्न दिए हुए हैं, सॉरी 5 प्रश्न दिए हुए, 2 प्रश्न मैं कर चुका हूं, 3 प्रश्न और हैं। मैं ये भी प्रश्न सारे के सारे प्रश्न आपसे मैं खुद आपको बना के दिखा दे रहा हूं, आप ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट आपके मन में ना हो। चलिए, ये थोड़ा सा बट्टा में दिया हुआ है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आसानी से बनेगा ये भी। चलिए, इसमें भी वही चीज पूछा है, आप इसे हल कर लीजिए। अच्छा, ये 7 को इस साइड दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो आप इसको इस साइड कर लीजिए, यानी क्या लिखिएगा 3/2x प्लस 5/3y, और प्लस में 7 इस साइड आ जाएगा तो माइनस में 7 इक्वल टू 0। यहां से आप निकालेगा 9x माइनस 10y, और ये प्लस में 14 इधर आ जाएगा तो माइनस में 14 इक्वल टू 0। समीकरण बन गया। मान निकालिए, तुलना कीजिए, A1 बट्टा A2 का मान निकालिए। A1 बट्टा, देखिएगा ध्यान से, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इस बार A1 बट्टा A2 का मान क्या होगा, यहां से जो ये आपका दिख रहा है, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, x के आगे है, ये आपका A1 है, और ये आपका B1 है, ये आपका C1। नीचे वाला में बटा नहीं दिया हुआ, सीधा दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। A1 का मान कितना, 3/2, A1 का मान 3/2 लिखें, बराबर है ये बटा, अभी ऊपर में सिर्फ A1 बटा A2 का मान लिखा, बटा दीजिए। A2 का मान कितना, A2 का मान यहाँ पे देखिएगा 9 हो गया। चलिए, अब एक काम कीजिए, नहीं कुछ तो, जैसे कि ये 1 2 है, यहाँ पे भी 1 है, नहीं कुछ तो नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, और एक छुपा हुआ रहता है हमेशा आगे, और ये नीचे, ठीक है। अब आप इसको पलट दीजिए, यानी 3/2 है, नीचे 9/1 है, पलटा जाता है, और पलटने का क्रिया अभी सीख लीजिए, आगे बहुत काम देने वाला है। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला जो नंबर रहेगा ना, ऊपर वाला जो नंबर रहेगा, जो 3/2 है, ऊपर में कुछ भी रहे वही लिखा जाएगा, और नीचे वाला जो भी नंबर होगा, यानी 9/1 है, जो भी नीचे वाला नंबर रहेगा ये उलट जाता है। क्या होता है, उलट के लिखाता है। उलट के लिखाने का मतलब क्या, 9/1 है, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, और ये इंटू में हो जाता है। यानी अभी ये भाग का क्रिया दिया हुआ, जैसे मैं आपको बोल दूं 2/3 कीजिए, 2/3, इसका क्या मतलब, 2 और भाग हटेगा तो यानी बटा में 3, ये होता है, ठीक है। तो यही भाग में पहले रहता है, जब भाग का चिन्ह हटता है तो गुना में आ जाता है। यानी 3/2 था तो 3/2 हमेशा जो भी नंबर आएगा ऊपर में यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे 9 अगर 2 डिजिट है तो ठीक है, अगर 1 है तो नीचे में नहीं कुछ तो 1 दे देंगे, और ये ऊपर वाले नंबर को यहाँ पे लिखेंगे, और जो यहाँ नंबर रहेगा बस इसको उल्टा करके लिख देना है। ये भाग में है, बस यहाँ पे गुना का चिन्ह देना है और उल्टा करके लिख देना है। जैसे 9/1 है, 9/1 है, 1 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे चल जाएगा। यहाँ पे 5/2 रहता है तो 2 ऊपर चल जाता है और 5 नीचे आ जाता है। अब काट दीजिए, यहाँ से कटेगा, देखिएगा 3 × 3 3 दिया 9, यानी काटेगा 1 × 1 की जगह 1, 2 × 3 की जगह तो 6। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे करते हैं। इसमें हम लोग B1 बट्टा B2 का मान निकालते हैं, B1 बट्टा B2 का मान। तो B1 का मान कितना, 5/3 बट्टा दीजिए, क्योंकि B1 का मान है अभी आप, और B2 का मान -10। अब बोले तो नहीं कुछ तो नीचे 1 दे दीजिए, पलट दीजिए, यानी यहाँ पे 5/3 था
और पलटिएगा तो इंटू का चिन्ह आएगा और यहाँ पे देखिएगा -10/1 है, पलटिए तो यहाँ पलटिएगा तो 1 ऊपर जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1 गुना 1 कीजिएगा 1 और 3 गुना 2 कीजिएगा तो 6, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा -10 था तो -3, यहाँ 3 को गुना करेंगे -2 से तो -6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग C1 बटा C2 का मान निकाल लीजिए। C1 का मान कितना -7 और C2 का मान कितना -14 -14, ये एक माइनस माइनस कटेगा देखिएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14 यानी 1/2 आया। अब देखिए A1 बटा A2 का मान 1/6, B1 बटा B2 का मान 1/-6 और C1 बटा C2 का मान 1/2, मान अलग अलग आया। अब बोलिएगा सर 1/6 इसमें भी 1/6 इसमें भी, तो यहाँ पे प्लस में 1/6, यहाँ पे माइनस में 1/6, दोनों अलग है। प्लस बोलेंगे आपके पास प्लस में 6 रुपया है और बोलेंगे बगल वाले के पास माइनस में 6 है, मतलब उसको देना है किसी को और आपको देना नहीं है, बस आपके पास है 6, तो बड़ा कौन हुआ, आप या वो, दोनों बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे कोई आपको बराबर नहीं हुआ था, आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिएगा कहाँ मैं बता दूं, चलिए यहाँ पे आप साइड में लिख लीजिएगा, क्या इसका मान जो देखिएगा क्या हुआ, तीनों का मान अलग अलग है, यानी 1/6 दिख रहा होगा, 1/6 बराबर नहीं है -1/6 और बराबर नहीं है क्या आपका 1/2, तीनों का मान अलग अलग आया, ये और ये बराबर नहीं और तीनों बराबर नहीं है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 और बराबर नहीं होगा C1 बटा C2। ये आप उस साइड लिख लीजिएगा, स्पेस अगर होगा तो। चलिए आप क्या देख रहे हैं कि पहला दूसरा बराबर नहीं है, पहला दूसरा बराबर नहीं है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर पहला दूसरा बराबर नहीं हुआ तो इसका एक हल होगा, और एक हल होगा तो ये समीकरण क्या होगा, जिसका हल होता है वो संगत कहलाता है हमेशा। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, अतः यह समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड का 4th नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, इसको आप पहले यहाँ पे सीधा कर लीजिए, ये भी उस साइड दिया हुआ है, यानी 5x - 3y और बराबर में 11 है, तो 11 प्लस में इस साइड लाइएगा तो आपका 11 माइनस में आ जाएगा, बराबर में 0। और यहाँ पे दूसरा वाला इक्वेशन देखिएगा -10x + 6y और इस साइड बराबर में माइनस में दिया हुआ है, इस साइड ध्यान दीजिएगा, इस साइड बराबर में माइनस में 22 दिया हुआ और इस साइड आएगा तो उधर माइनस, इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा। मान निकाल लीजिए, हो गया। A1 बटा A2 का मान निकालिए, A1 का मान 5 और A2 का मान -10, कटेगा 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी 1 और नीचे यहाँ पे माइनस है तो यानी -2। B1 बटा B2 का मान निकालिए, B1 का मान कितना माइनस, देखिएगा यहाँ पे -3 और B2 का मान कितना 6, यानी 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये यहाँ पे माइनस है तो -1 और बटा में 2। और यहाँ पे C1 बटा C2 का मान निकाल लीजिए, C1 का मान देखिएगा यहाँ पे माइनस में 11 और C2 का मान कितना 22, यानी माइनस में 22, सॉरी प्लस में 22 है, काटिएगा 11 का 11, 11 दूना 22 यानी -1/2 आ गया। देखिएगा अब आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे तीनों का तीनों बराबर है, माइनस में 1/2 यहाँ भी, माइनस में 1/2 यहाँ भी, माइनस में 1/2 यहाँ भी। अरे माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे, माइनस में 1/2 है ना, इसका मतलब है कि माइनस में 1/2 है। तो आप यहाँ से सिर्फ ये कह सकते हैं, इसलिए पहले लिख दिए, ऐसे यहाँ पे भी माइनस पड़ता है, -1/2 बराबर है -1/2 बराबर है -1/2, तीनों का तीनों आपका बराबर हो गया, तीनों का तीनों बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि तीनों आपका माइनस में 1/2 आया। आप लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 और बराबर होगा C1 बटा C2। अगर ऐसा होगा तो इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, ये हल कितना होगा, हल इसका कितना होगा, अनेक हल होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ इसका संपाती होगा, और ये संगत होगा क्या, संगत, जिसका हल होता है वो संगत होता है, ये संगत हो जाएगा। 3 बार जो आपसे पूछे वो आपको बताना है, ये सीख गए होंगे। चलिए अब एक और लास्ट प्रश्न है, इसको भी करते हैं। चलिए ये लास्ट प्रश्न आप क्या देख रहे होंगे, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है
4/3x, यहाँ पे मैं प्रश्न लिख देता हूँ, देखिएगा ये प्रश्न नंबर 3 का 5 है। क्या दिया हुआ है? 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। इस टाइप का प्रश्न मैं आपको अभी करवाया ना, इस टाइप का प्रश्न मैं आपको अभी करवा चुका हूँ, अभी जस्ट मैं थोड़ा देर पहले करवाया। अगर आप कहेंगे तो मैं ये प्रश्न को सॉल्व कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न आप खुद से बनाएं। अगर आप इसे बनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि मैं जो पढ़ाया आप सीख गए और खुद से इस प्रश्न को कर पाए। तो एक प्रश्न मात्र मैं आपको ये वाला होमवर्क में दे रहा हूं और एक दो प्रश्न मैं आपको जो 2019 से 2020 में प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम द्वारा, मैं वो भी प्रश्न आपको अभी होमवर्क में दे रहा हूं। तो पहले आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, इसमें बताना है संगत है या असंगत है, ठीक है। फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप पहले होमवर्क नोट कर लीजिए। चलिए गाइस, ये मेरे हाथ में 2020 के सेकेंड सिटिंग का प्रश्न पेपर है। ये 2000 एनुअल एग्जाम 2020, जैसा कि आप यहां से देख पा रहे होंगे 2020 एनुअल एग्जाम का ये मैथ का प्रश्न है और इस प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं और फर्स्ट सीटिंग का पेपर भी है मेरे पास, वो पेपर का क्वेश्चन भी मैं नोट करके इसे मैं मिक्स किया हूं। आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे आप देख पाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूं, पहले आप ये जान लीजिए एक्सरसाइज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग 3.2 एक्सरसाइज किए, जिसमें 3.1 का एक्सरसाइज अभी हम लोग नहीं किए। 3.2 में पहला नंबर का क्वेश्चन जो भाषा वाला था वो प्रश्न अभी हम लोग उसे रोक दिए हैं। अब हम लोग, आज क्लास तो लंबी हो गई है, हम लोग उसे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब क्योंकि भाषा वाला ही प्रश्न आना शुरू होगा तो हम लोग उसे अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन 2 नंबर का प्रश्न में आपको बताया, 2 नंबर प्रश्न में ग्राफ के बारे में पूछा गया था, आसानी से सीख के बता दिए। 3 नंबर प्रश्न में संगत असंगत पूछा था, आसानी से वो भी अब मैं आपको सिखा दिया। और 4 नंबर, ये आप 4 नंबर के प्रश्न देख रहे होंगे। 3 नंबर प्रश्न में आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 3 का 5 आपको होमवर्क के लिए दिया हूं, आप हल करके मुझे बताएंगे कि संगत है या असंगत। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैं दिया हूं, 4 ये एक्सरसाइज 3.2 का ही 4 नंबर का प्रश्न है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत, 2 चीज लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है असंगत, और एक चीज और इसमें लिखा हुआ है यदि संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करें। क्या बोला है कि पहले बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण को जांच कीजिए कि संगत है कि असंगत, और ये बोला है कि अगर संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से व्यक्त करें। मतलब इसे हम लोग पहले चेक करेंगे, अगर संगत होगा तो ग्राफ विधि से बनाना है, लेकिन हम लोग को ग्राफ अभी नहीं बनाना है। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, मैं आपको रिवीजन करने के लिए ये दे रहा हूं, आप इसे बस चेक करके बताएंगे ये संगत है या असंगत, ठीक है। ग्राफ कौन आएगा कौन सा नहीं आएगा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। 5 नंबर का पक्का ग्राफ मैं जो बोलूंगा वही प्रश्न आएंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो। बस आप ये 4 प्रश्न प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, ये प्रश्न नोट कर लीजिए, 4 प्रश्न, ठीक है। और एक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3 का 5 दिया हूं, वो भी आप हल कर लेंगे। चलिए अब ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट लगभग हो गया। इसमें 2 प्रश्न बचे हैं जो कि दोनों भाषा वाला प्रश्न है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। चलिए अब आप यहां से देख पा रहे होंगे ये 2020 में फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं। मैं कुछ ही प्रश्न दे रहा हूं और टेस्ट में डालूंगा, तो ये 3-4 प्रश्न आप अच्छे से सॉल्व करके बना लीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है, 2020 फर्स्ट सीटिंग में पूछा है, इस समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का है। क्या है, ऑप्शन से समझ में आएगा। अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। मतलब आप इसे हल करके, जब इसे हल कीजिएगा तो आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो इसके बारे हल के बारे में पूछा है कि इसका अद्वितीय हल, अद्वितीय में आपको लिखाया था ना कि अद्वितीय का मतलब क्या होता है, एक और केवल एक हल। अद्वितीय हल होगा कि इसका अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, आप मुझे इसका आंसर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। दूसरा ऑप्शन ये आपको 2020 में सेकंड सीटिंग में पूछा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 यानी -24 को हल का हल है। मतलब इसको आप एक समीकरण यहाँ, एक समीकरण यहाँ दिया हुआ है, 2 समीकरण दिया हुआ है, आप इसे हल करेंगे
तो इसका x और y का मान आएगा। आप इसे प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल करके x y का मान मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए x का मान 2, y का मान 4, ऑप्शन नंबर बी x का मान -2, y का मान -5, ऑप्शन नंबर सी x का मान -3, y का मान 1, ऑप्शन नंबर डी x का मान -2, y का मान 5। कौन सा ऑप्शन सही है आप मुझे बताइएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसे विलोपन विधि से हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, यदि रैखिक समीकरण युग्म माफ कीजिएगा, यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो, देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न पूछा, लेकिन आप जानते हैं, बताएंगे खुद। यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। अगर असंगत होगा तो ऑप्शन में पहचानिए, अगर असंगत होगा तो इस देखिए ग्राफ के बारे में पूछा है, नीचे ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि पूछ क्या रहा है। समांतर, संपाती, प्रतिच्छेदी, ये क्या होता है, ग्राफ होता है ना। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफ के बारे में पता ही चलता है ना, तो आप इसे आराम से, यानी ग्राफ पूछ रहा है, अगर किसी समीकरण का निरूपण जो असंगत होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा, सदैव संपाती होगा या हमेशा प्रतिच्छेदी होगा। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा होगा। ये 3 प्रश्न, 1 2 3 प्रश्न मैं आपको दिया हूं, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं था, मैं नहीं लिखा। तो आप 3 प्रश्न और एक मैं आपको वो, मतलब इन तीनों प्रश्न के तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना ही करना है, और ये भी साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रियाज कर लीजिएगा। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गाइस बच्चे, ये आपका अपना चैनल है, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पे जोड़िए। आपके पढ़ाई के लिए ही मैं ये चैनल बनाया, और आपके लिए ही ये हमेशा इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बढ़िया पढ़ाई कराता रहूंगा। ठीक है, हमारे भी मैथ का तीसरा चैप्टर चल रहा है। हम लोग फिजिक्स की भी क्लास को, अब मंडे से मेरी तबीयत अगर पूरी ठीक हो जाती है तो मंडे से मैं क्लासेस शुरू करूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो आज ये वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, अच्छे से सीख लीजिएगा। यहाँ से आप 2-3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक आप 2 नंबर के प्रश्न, यानी 4 से 5 नंबर यहाँ से आप इसे सीख के पक्का कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।